नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 2 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपैशन एंड कॉशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा गया है, और पर्टिकुलरली बात करें तो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कि आप गाइडलाइंस फ्रेम करो जिससे कि जिन लोगों की भी डेथ हुई है कोविड-19 के चलते, उनके रिलेटिव्स जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनकी आप सहायता कर सको। मॉनेटरी टर्म्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर आर रिलीजियस सोल, इसमें देखो एक रिसर्च की डिटेल बताई जा रही है कि हमारे यहाँ पर रिलीजन को, धर्म को लेकर के क्या सोच है। तो लास्ट में थोड़ी समरी लेंगे इस आर्टिकल से। इसके अलावा नीचे की तरफ और कोई इतना आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है डॉक्टर्स के बारे में, थोड़ी ये भी समरी ले लेंगे। इसके अलावा ये ब्रेकिंग द चेन, अभी जो केरला में सुसाइड कमिट हुई थी एक बीएमएस स्टूडेंट की डॉवरी केस के चलते हैं, उससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज नहीं देखेंगे। फिर बात करेंगे आइडिया पेज पे हम रूल ऑफ लॉ की, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इससे रिलेटेड कुछ आइडिया हमें, देखो कल का जो शाम का वीडियो था ना न्यूज़ सेक्शन वाला, उसमें हमने देख लिया था। अगर वो देखा है तो आपको एक और एक्सटेंशन मिलेगा उसी आर्टिकल में, ठीक है, अच्छी न्यूज़ है। फिर ये चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीसी, उसके 100 साल हो गए 1 जुलाई को, तो ऐसे में उसी का जो सेंटेनरी 100 साल शताब्दी समारोह जो सेलिब्रेट किया गया है उससे रिलेटेड है। तो एक हिस्ट्री हमें समझ में आएगी, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और लास्ट वाला ये आर्टिकल है, थोड़ा सा आप खुद से पढ़ लेना। इसमें क्या है कि डेथ्स चाहे किसी भी तरीके से हो, दुख हमेशा रहता है, चाहे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से हो, चाहे कोई वहाँ पर लोन वोल्फ अटैक हो, या फिर कोविड की वजह से हो। बोले ग्रीफ हर तरफ है, सॉलिडेरिटी की ज़रूरत हमेशा रहती है, उससे रिलेटेड है, नहीं डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं जो भी आर्टिकल्स हमारे पास में डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। आर्टिकल को लिखा है एनवी रमन्ना जी ने, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कानून जो है उसको बनाया किसने है, ठीक है। क्या वो सॉवरन बैकिंग के साथ में बना है? जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्यों इज्जत करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब सोर्स ऑफ द लॉ कौन है, हमारे यहाँ पर लोग, दैट मीन्स पीपल। अब आप एक चीज़ बताओ, जब लोगों ने ही कानून बनाया है तो लोग खुद उनको फॉलो करेंगे कि नहीं, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कानून भी लोगों के द्वारा बनाया गया और उस कानून को लोगों के द्वारा ही फॉलो किया जाता है, तब जाकर के आप कह सकते हो कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है। अब दूसरी तरफ रूल बाय लॉ कि हाँ जी कानून है, इसकी वजह से हम यहाँ पे लॉ कर रहे हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था, क्योंकि वहाँ पर सॉवरन कौन था उस टाइम पर, सॉवरन थी यूके की पार्लियामेंट, ठीक है। तो यूके की पार्लियामेंट जो कुछ भी, या फिर जो यूके की जो वहाँ की जो राजघराना है वो जो कर रहा था, तो उसके हिसाब से जो कुछ भी होना था वहाँ से ब्रिटिश क्राउन ने जो लिख के भेज दिया वो फॉलो होता रहा 1857 से पहले तक, जब तक हमारे रिवोल्ट नहीं आया। और उसके बाद में कौन हो गया पावरफुल, वहाँ की पार्लियामेंट के हाथ में चला गया सारा। तो पॉइंट क्या है, एक तो रूल ऑफ लॉ जिसमें आप ये देखते हो कि सोसाइटी में जो आप फॉलो करवाना चाहते हो लॉ, उसको क्या वहाँ के लोगों ने बनाया है, या फिर लोगों ने बनाया तो लोग क्या वहाँ पर सोवरन है। जैसे कि आज हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडिया को बोलते हैं कि हाँ हम इंडिया को बनाएंगे SSDR, सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ बनाने की बात आती है तो इसमें सोवरन वर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब लोग कानून बनाते हैं तो वो अपने हाथों से बनाए हुए कानून को फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसे में जब भी कानून जब बनाया जाता है तो उसके पीछे एक चीज़ होती है सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल को अगर देखो तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आए, या फिर एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में आप एक कंट्री को कंडक्ट कराना चाह रहे हो, कंटिन्यू कराना चाह रहे हो, तब तो ठीक है। पर आप किसी भी डिसेंट को या किसी के डिसएग्रीमेंट को अगर आप दबाने की कोशिश करो, इसका मतलब ये कि आप किसी को ऑपरेशन करो किसी पे, या फिर उसको दबाने की बात करो, कुचलने की कोशिश करो, तो वो भी तो एक कंट्रोल का फॉर्म ही है। तो ये थोड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि हाँ भाई रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है एक तरीके से सोशल कंट्रोल। जी इसका मतलब सोशल कंट्रोल नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा, क्योंकि कानून अगर बन जाए तो अगर उसमें कोई भी अगर सेगमेंट अनजस्ट है, मतलब वो न्याय करने वाली बात करता ही नहीं है,
जैसे कि हम बात करते हैं जस्टिस, पॉलिटिकल या मतलब सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करते हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की। तो जब तक कानून इन तीनों जस्टिस को फॉलो या कहते हैं कि एंश्योर नहीं कर सकता, तो वो कानून क्या वाकई में एक्सेप्टेबल होगा? ये तो सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंट हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो कानून कैसा होना चाहिए? जस्ट लॉ के बेसिस पे अगर रूल ऑफ लॉ आता है, तब जाकर के आप कह सकते हो कि हाँ वाकई में एक सही सोसाइटी यहां पर कंडक्ट हो रही है। और डेमोक्रेसीज की बात करें तो देखो 3 पिलर्स हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो तीनों पिलर्स को मिलकर के एक जस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है, जस्ट लॉ के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये एक बड़ी काम की चीज यहाँ पे इनके द्वारा बताई जा रही है। तो यहां से एक चीज क्या क्लियर होती है कि दोनों थॉट्स में हमें कुछ पहलू नजर आते हैं, और उसमें जो कानून है, जो लॉ है, जो सुप्रीम लॉ की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बैक्ड बाय सोवरन मतलब लोग, संप्रभु लोग, मतलब उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं है। जैसे कि आज हम सोवरन कंट्री हैं क्योंकि हमारे ऊपर ना तो यूएन का दबाव है, हाँ यूएन से गाइडलाइंस आ सकती हैं कि हाँ जी इस तरीके के काम करोगे तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं आएंगे, ये करो तो मलेरिया खत्म हो जाएगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन होती है, वो वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। पर यूएन क्या हमारे देश के ऊपर दबाव बना सकता है कि हाँ जी इंडियन पार्लियामेंट को ये कानून पास ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम उनकी फंडिंग बंद कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद से खुद के लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सर्टेन आइडियल्स हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तब जाकर के आप जस्टिस इंश्योर कर पाओगे। तो रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें आप देखो, आप कानून भी खुद बनाते हो और खुद ही उनको फॉलो करते हो, तब जाकर के कानून का राज चलता है। ब्रिटिश कॉलोनियल पावर की मैं आपको बता चुका हूं, जो कि पॉलिटिकल रिप्रेशन था, बहुत दबाव बनाते थे, जो भी उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाता था उन आवाज़ों को कुचल दी जाती थी। इसके अलावा जो इनइक्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी कि हाँ जो वाइट्स थे यहाँ पर रूल करने आ रहे थे उन लोगों को बहुत फेवर मिलता था, और जबकि यहाँ के जो नेटिव लोग थे उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता, जो हमारे पूर्वज थे। तो उनका काम क्या था? रूल बाय लॉ। तो रूल बाय लॉ जो है वो था कि हाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और उसके तहत वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। तो रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, ये चीज़ हमें क्लियर होना जरूरी था। और हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, वी द पीपल ऑफ इंडिया की। आज 70 साल हो गए हैं, कोविड-19 ने देखो हाल खराब कर रखे हैं। आज एक अलग ही स्टैंड पे हम खड़े हैं, पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ऐसी कोविड-19 जैसे क्राइसिस जब भी आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज को भी हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं जो कमियां अभी तक इग्नोर की जा रही थी। मतलब 70 साल हो गए, कमियां लगातार बनी हुई थी, पर उन कमियों को क्या इग्नोरेंस पे इग्नोर किया करते जाते रहे। बट कोविड-19 जैसे आया तो कोविड-19 ने सभी पे से पर्दा हटा दिया, और एक लार्जर क्राइसिस जो था, जो पिछले कई दशकों से चलता आ रहा था, वो अब हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे में राइटर क्या बोल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है, और जब भी आप रूल ऑफ लॉ की बात करो तो 4 प्रिंसिपल आपको फॉलो करने होंगे, तब जाकर के आप एक कंट्री को कहते हैं ना कि हाँ एक इंडिपेंडेंट मैनर में, एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में आप कंडक्ट एक तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। जिसमें पहला प्रिंसिपल कल मैंने शाम को बता दिए थे 4 प्रिंसिपल, पर उनमें 2 ऐड करोगे, एडिटिंग है थोड़ी सी, देख लेना। फर्स्ट प्रिंसिपल है लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल। पहला तो ये प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ के लिए, लिख लो इसको ऐसे कैसे, लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल। जस्ट लॉ होना ही चाहिए, सॉवरन बैकिंग होनी चाहिए, वो चीज़ें तो पहले लिख ही ली होंगी आपने, अब ये और लिख लो कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल। इसका मतलब कि कानून लिखा हुआ होना वो एकदम क्लियर हो, उसमें डाउट नहीं हो, डिस्क्रिपेंसीज या फिर कोई सीक्रेटिव लॉ नहीं हो, उसमें कुछ छुपी हुई बात ना हो, ठीक है। सोसाइटी में जो लोग भी उसको कानून को पढ़े तो उनको एकदम से समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है। साथ में एक्सेसिबिलिटी, ऐसा ना हो कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उन लोगों को तो आराम से पूरी हेल्प मिल जाती है उस कानून की, और जो अंडर प्रिविलेज्ड या मार्जिनलाइज सेक्शन है उन लोगों को उस कानून का फायदा ही नहीं मिल रहा। तो तब जाकर के आप रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2 प्रिंसिपल इज दैट कि जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब कानून के सामने सब बराबर, पैसे वाले को भी उतनी सजा मिलेगी एक क्राइम के लिए जितनी एक गरीब को मिलती है सेम क्राइम के लिए, कोई ऊपर नहीं है। इसमें गारंटी क्या मिल गई, इक्वल जस्टिस की, तब जाकर के रूल ऑफ लॉ हो जाएगी।
चाहे वो पुअर्टी को हटाने की बात करो, चाहे लिटरेसी को हटाने की बात करो, किसी भी तरीके की कमी हो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, नहीं तो डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रॉस्पेक्ट है वो लगातार चलता रहेगा। अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट है, इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अंदर के अंदर ही, वो है जेंडर इक्वालिटी। अब आज जो जो डाउरी के चलते या फिर सोसाइटी में जो भी जेंडर इनइक्वालिटी है उसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता है। वैसे तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ख़त्म करने की बात करता है, पर फिर भी मोर और लेस सोसाइटी में ये कंटिन्यू बना रह रहा है। तो ऐसे में जेंडर बेसिस पे या जो भी इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं जहाँ पर राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, तभी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। आप सोसाइटी में अप एंड डाउन की बात करते हो, लोअर एंड अपर की बात करते हो, चाहे वो क्लास हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर सेक्स का भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जेंडर का भी एक रोल आ जाता है। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये डिस्क्रिमिनेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इसी के अलावा जो बायसेज है, प्रिजुडाइस है कि हाँ जी ये कम्युनिटी के लोग या फिर इस पर्टिकुलर जेंडर के लोग तो वाकई में गलत ही करेंगे, तो ये देखो इनजस्टिस की तरफ लेकर के जाता है, अन्याय करता चला जाता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को देखनी पड़ती है। अब माइनॉरिटी चाहे रिलीजियस हो, कास्ट वाली हो, चाहे जेंडर वाली हो, कोई भी हो, नंबर्स में जो कम है उन सबको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें देखो वल्नरेबल सेक्शन के लिए हमें ज़्यादा वेलफेयर की काम करना पड़ेगा। आप जितना भी यूपीएससी का सिलेबस उठा करके देखोगे उसमें आपको वल्नरेबल सेक्शन, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, जो भी बैकवर्ड रहे हुए हैं या इनको पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आज भी वो कहीं ना कहीं अपनी इन सारी सिचुएशन को लेकर के कि हाँ वो फिजिकली कुछ ना कुछ चैलेंजेस जैसे कि हैंडीकैप्ड है, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक वेलफेयर स्टेट के होने के नाते, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के नाते ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वल्नरेबल सेक्शन को आप फोकस में लेकर के और उनके इस प्रोग्रेस में जो कुछ भी आड़े आ रहा है उसको ख़त्म किया जाए। दो प्रिंसिपल कंप्लीट। थर्ड प्रिंसिपल क्या बोला जाता है कि जब भी आप कानून बनाओ तो लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या कोई भी कानून में अगर आप चेंजेस लेकर के आओ या उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको ठीक करो, तो लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है इलेक्शंस। अब इलेक्शन आप कंडक्ट करोगे तो उससे क्या होता है कि जब भी आपको लगे कि ये करंट सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो आपके हाथ में पूरा पावर होता है एक डेमोक्रेसी के नाते कि आप अपने दूसरे राजा, किसी और काबिल इंसान को राजा बना सको। वहाँ पर कोई लीनियस काम नहीं करने वाली है, वहाँ पर कोई हायरार्की काम नहीं करने वाली है कि हाँ जी एक ही वंश के पूरे लोग सिस्टम में, मतलब चाहे निकम्मा ही हो राजकुमार पर वो तो सत्ता पे बैठेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब कि जो लोग भी 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं उन सबको हमारे यहाँ पर राइट दिया हुआ है कि आप कैसा बंदा चाहते हो जो कि आपके लिए कानून बनाए, आपकी वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में एजुकेशन अच्छी नहीं है, इनइक्वालिटीज़ लगातार चलती आ रही है। अच्छी नहीं का मतलब एजुकेशन लेवल या लिटरेसी लेवल, एजुकेशन अलग चीज़ होती है, लिटरेसी लेवल जो है साक्षरता का लेवल अभी तक भी हमारा 78% तक एवरेज पहुंच रहा है। अब बाकी तो एक्चुअल डेटा तो हमारे पास तब आएगा जब सेंसस होगी, कोविड के चलते सेंसस नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में इनइक्वालिटीज़ भी लगातार बनी हुई है, असाक्षरता भी बनी हुई है, बैकवर्डनेस भी लगातार है, गरीबी भी है, और साथ में इग्नोरेंस भी कि लोग जो है वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कि हाँ जी सोसाइटी पर किसी भी एक एक्टिविटी का क्या असर होगा। तो इन सभी चीज़ों के चलते हुए भी अभी तक लगभग 17 जनरल इलेक्शन हो गए हैं और आप देखोगे 8 रूलिंग पार्टीज आ चुकी हैं। मतलब लोग बड़े इंटेलिजेंटली यहाँ पर हमारे इंडिया में अपने इस पर्टिकुलर काम को अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि अगर काम की सरकार नहीं है तो फिर पार्टी को चेंज करो, दूसरी पार्टी के लीडर्स को ला करके बिठा दो। फिर देखो इलेक्शन हो गए ना, फिर उसके बाद में जो की ऑर्गन्स हैं उनकी ड्यूटी हो जाती है कि अब वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म करें, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट उनको दिया हुआ है, जैसे कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। अब इनकी बात करो तो इन तीनों को पावर सेपरेशन के सेगमेंट में डाला हुआ है आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, डीपीएसपी। तो ऐसे में आप देखो
उनको सबको मिलकर के सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स के अंदर रह करके इंडिया की प्रोग्रेस को इंश्योर करने की ज़रूरत है। हम अगर देखें तो वेल रिकॉग्नाइज्ड मैनर में देखें तो कोई भी एक कानून एक रूलर है तो उसको हटाया जा सकता है इलेक्शंस के बेसिस पे। पर आप एक चीज़ बताओ कि क्या एक आपने रूलर को हटा दिया तो दूसरा रूलर अच्छा ही आए, ये ज़रूरी है क्या? तो ये तो चैलेंज हमेशा बना रहेगा। रूलर को चेंज करना तो देखो आपके हाथ की बात है कि 5 साल बाद में इलेक्शन होते हैं, वोट दे करके चेंज कर दोगे, पर क्या उनकी टायरेनी खत्म हो जाएगी? तो पॉइंट क्या आ रहा है कि अल्टीमेटली तो सॉवरन लोग ही है ना, और अगर सॉवरन है तो ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी को अपहेल्ड करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कि राजा देखो कोई भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, राष्ट्रपति कोई भी बने, पर जब वो काम करे तो ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रख करके करे कि हाँ हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कहीं नुकसान वाला कानून तो हम नहीं बना रहे। पब्लिक डिस्कोर्स की बात करें, बातचीत होती रहती है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर देखो क्रिटिसिज्म भी होता है, बहुत सारी आवाज़ें भी उठती हैं, एक तरीके से प्रेज भी किया जाता है सरकार को। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इंटीग्रल पार्ट है भाई। आप इन चीज़ों को दबाओगे तो सही बात नहीं होगी, ये तो इंटीग्रल पार्ट है। ये बात लिखी जूलियस स्टोन ने अपनी बुक द प्रोविंस ऑफ लॉ, इस बुक के अंदर, कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं ये, तो आप इनको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। फिर बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज कि अब हम जुडिशरी के आइडिया की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो जुडिशरी, हायर सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2015 या 16 में था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऐसे में आप देखो कि ये चौथा प्रिंसिपल आ जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखो, क्योंकि कानून आपने बना दिया, कानून बनाने वालों को आप चेंज करते रहते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर दी, अजी आपने सिद्धांतों की तो बात कर दी, पर अप्लाई कौन करवाएगा उनको? तो उसके लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तब जा करके रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड होता है, रूल ऑफ लॉ कंटिन्यू करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गार्जियन कौन है? गार्जियन है जुडिशरी, तभी जाकर के आज कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। नहीं तो कितनी सरकारें आई हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता था। आज जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 से शुरू होता है आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें अगर कोई भी ऐसा कानून जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में चला जाता है, जो कि केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन शुरू किया था, तो उसको अगर कोई भी चैलेंज करने वाला अमेंडमेंट या कोई भी लॉ आता है तो उसको बिल्कुल जुडिशरी डिस्कार्ड कर देती, नल एंड वॉइड या फिर अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है। तो ऐसे में वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये जो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंडर में। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि कोई भी चीज़, कोई भी लिमिट्स अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ये मिलकर के ब्रीच करने की कोशिश करें, अपने हाथों में पूरी पावर लेने की कोशिश करें, तो जुडिशरी वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके गार्जियन के तौर पर वहाँ पर स्थापित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट काम किया, और पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का, ये जो डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म करने का कोई राइट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट, तो ये 4 प्रिंसिपल्स है, चारों आप याद रखोगे रूल ऑफ लॉ जब भी आप लिखो। देखो, जुडिशरी अंधी तो हो नहीं सकती और ना अंधी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभालने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल आप 4 दीवारी है आपके जो कोर्ट की, उसी के अंदर अंदर ही आप कानून की बातें करते हो और कानून का अप्लाई करने की बात करते हो, बाहर जाके खुद ही कानून को तोड़ना शुरू कर दो। नहीं, उनको अपनी रियल लाइफ में काम करने की ज़रूरत है। तो देखो, 3 की ऑर्गन्स होते हैं डेमोक्रेसी में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इन सबको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक भंडार है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट जो है वो डिपॉजिटेड है, सेव्ड है। तो इन तीनों को एक साथ मिलकर के सही बैलेंस में काम करने की ज़रूरत है। रोल ऑफ जुडिशरी की बात करें या स्कोप ऑफ जुडिशरी की बात करें या जुडिशियल एक्शन की, तो केवल प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? बोले केवल फैक्ट्स के बेसिस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास में क्या एविडेंसेस अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पर जुडिशरी पे, कि फैक्ट के अलावा कुछ ओपिनियन भी तो हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए एक जज को खुद को अलर्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस अलर्ट में रहने के लिए तभी तो देखो, एक जज या फिर जो जजेस की बेंच है कोई भी,
अगर वो कोई भी कानून, कोई भी केस को अगर सुनते हैं तो उनके वहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अपने हिसाब से या फिर जो आपको सही लगे फैक्ट्स के बेसिस पे, और आपने जो कुछ भी सुना, जो भी आपने गवाहों के ओपिनियन लिए, जो कुछ भी आपके पास में खुद आप एविडेंसेस अवेलेबल हुए, उसके बाद में आपको जो वर्डिक्ट देना है, जो भी आप जजमेंट दे रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता। इवन उनके जजमेंट्स के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं हो सकता है। केवल एक केस हो सकता है कि उस जज के अगेंस्ट में इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाए। तो एक तो इंडिपेंडेंट हो गई जुडिशरी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है यहाँ पर कि जजेस को आपने देखते हो कि टेन्योर की सिक्योरिटी देना, उनकी जो फंक्शंस हैं, जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं, उनके लिए भी उनको एकदम इंडिपेंडेंट किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, इम्पार्शियल मैनर में जुडिशरी अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान रख करके यहाँ पर क्या बोलते हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी कि आप देखो कि सोशल मीडिया पे माहौल बन जाता है आजकल कि कोई भी केस है, जैसे मैंने कल बताया था कि ए है कोई बंदा, उसका नाम आ गया किसी एक केस के अंदर, किसी मर्डर केस में, तो सब लोग क्या बोलेंगे कि हाँ जी ए को फांसी होनी चाहिए, ए को फांसी होनी चाहिए, और एक के बाद में दो के बाद में 100 ऐसा शेयरिंग होती रहेगी सोशल मीडिया पे, और वो एक तरीके से उसके ऊपर दबाव बन जाएगा। अब इस इंडिविजुअल की जो खुद की डिग्निटी है, एक तो उस पर सवाल आ गया, और दूसरी इस ए की दूसरी चीज़ क्या है कि क्या वाकई में सोशल मीडिया पे जो कुछ भी सर्कुलेट हो रहा है वो मेजॉरिटी का ओपिनियन है। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिवेशन, आप खुद अपना देखो कि आपके पास में अपना खुद का ओपिनियन है, आप एकदम अनबायस्ड मैनर में खुद का ओपिनियन क्रिएट करते हो, समझते हो चीज़ों को, फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पे देखो तो किस तरीके का माहौल बनता है। एंटी गवर्नमेंट चल रहा है कभी माहौल, प्रो गवर्नमेंट चल रहा है कभी माहौल, इसी तरीके से वो पोस्ट पे शेयर होती रहती है। तो वो चीज़ों को, उन चीज़ों का असर जुडिशरी पे नहीं जाना चाहिए। एक तो इन्होंने ये बोला कि जो कुछ भी बाहर चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसका असर जजेस के ऊपर नहीं होना चाहिए जब भी वो कोई जजमेंट दे रहे हों, क्योंकि उनको अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ही अपहेल्ड करना है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने कान, आँख, मुंह सब बंद रखो, ठीक है, वो चीज़ भी गलत हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप सोसाइटी में जो कुछ भी चल रहा है उससे आप कनेक्टेड नहीं रहोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप अपने जजमेंट के अंदर जो एक अलर्टनेस होनी चाहिए वो अलर्टनेस नहीं आएगी। तो दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि जो सिगुफ है अभी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे या कुछ भी, तो उनको आप इग्नोर भी मत करो, तो उनसे इन्फ्लुएंस भी मत हो। मीडिया ट्रायल का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मीडिया के ऊपर ही जो आता है ना, टीवी के ऊपर डिबेट होते रहता है, या फिर आजकल तो कई चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं, कई फेसबुक के ऊपर आईडीज़ हैं जो बोल देते हैं कि हाँ जी इसको तो सज़ा होनी चाहिए, ये गलत है, वो हो जाना चाहिए। वो मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं, पर उन मीडिया ट्रायल्स का असर जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि आप कनेक्टेड रहो, अपडेटेड रहो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दे। तो देखो ये 4 प्रिंसिपल मेन थे। जज और जुडिशरी ये अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट ना करें इन सारी चीज़ों से जो कुछ भी चल रही है, पर हाँ खुद की जो ओथ ली हुई है, खुद की जो शपथ ली हुई है कि मैं बिना कोई डर के, बिना किसी को फेवर किए, बिना किसी लगाव के, बिना किसी बुरी सोच के, साथ में विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, इसके बिना हम जो है जस्टिस को अपहेल्ड करेंगे, लोगों को न्याय देने का काम करेंगे, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉज को अपहेल्ड करना। तो राइटर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं लास्ट में कि मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं तेलुगु महाकवि, ठीक है, गुराजादा अप्पा राव एक ग्रेट पोइट रहे हुए हैं जो कि रिफॉर्मिस्ट थे 19th और 20th सेंचुरी में। उन्होंने ये कहा था, देसा मानते माटी काड़ोई, देसा मानते मनुष्युल ओई। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक देश में जब लोग प्रोग्रेस करते हैं तभी वो देश प्रोग्रेस कर सकता है। तो लोगों के लिए हमें काम करना है, तभी तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरन बैकिंग, कोई ऊपर से कानून नहीं है, बाहर से कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बना के नहीं भेजती, हम खुद से हमारे कानून बनाते हैं। यही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रिटर्न ऑफ द पार्टी। इस आर्टिकल को लिखा राम माधव जी के द्वारा। राम माधव जी देखो ये राइटर जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंडियन फाउंडेशन के मेंबर हैं। इनके द्वारा ये कहा जाता है कि 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा अपनी 100वीं शताब्दी, मतलब 100वां एक बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, सेंटेनरी। तो इसमें ये लास्ट टाइम अगर देखें तो इस इतना बड़ा एक जो सेलिब्रेशन है वो 1981 में हुआ था, जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को इस्टेब्लिश हुए 60 साल हो गए थे।
तो ऐसे में डेंग जियाओपिंग उस टाइम पे पैरामाउंट लीडर हुआ करते थे, जैसे कि आज शी जिनपिंग है इसी तरीके से। और डेंग जियाओपिंग का देखो नाम एक अलग ही तरीके से आता है। जब भी चाइना की आज की प्रोग्रेस की बात करें तो जो रिफॉर्म एजेंडा था, जो कुछ भी चेंजेस लाए गए थे कम्युनिस्ट अप्रोच में कि हाँ प्राइवेट सेक्टर को अप्रूव ज़्यादा प्रोग्रेस में लेकर के जाना, वन चाइल्ड पॉलिसी अप्रूव करना, वो सारी चीज़ें कि कैसे भी करके कंट्री को एक इकोनॉमिक पावर बनाना है, तो वो चीज़ डेंग जियाओपिंग के लीडरशिप में हुआ था। तो 4 डिकेड्स बीत चुके हैं और उसके बाद में अब फिर से उसी तरीके का सेलिब्रेशन अभी किया जा रहा है। पर एक चीज़ अभी प्रॉब्लम क्या है, चाइना देखो करना तो ये चाह रहा था कि इस सेलिब्रेशन को इंटरनेशनल लेवल पे किया जाए, बट कोविड-19 ने ब्रेक लगा दिए, तो अभी वो चाइना में कन्फाइन हो गया। एक देखो पावर और एक होता है इन्फ्लुएंस, ये दोनों पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। पावर का मतलब ये हो गया कि आपके पास में कुछ ऐसा काम है, जिसकी ऐसी कुछ काबिलियत है या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप लोगों को वहां पर प्रेशराइज कर सकते हो और लोगों के जो डिसीजन मेकिंग है उसको आप एक तरीके से चेंज कर सकते हो या अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सकते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब ये हो जाता है, ये थोड़ा सा पैसिव काम है। इसका मतलब ये है कि मान लो महात्मा गांधी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हुआ करते थे हमारे यहाँ पर, तो वो अहिंसा के मार्ग पर चले, तो आप उनसे सीख रहे हो, दैट इज इन्फ्लुएंस। तो पावर और इन्फ्लुएंस दोनों में डिफरेंस। पावर का मतलब हो गया हिटलर कि हाँ भाई मेरे पास में डिग्निटी है, तुम लोगों को मानना पड़ेगा, नहीं मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब कि आप खुद से सीख रहे हो। तो पावर और इन्फ्लुएंस की बात करें तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, तो 100 साल होने वाले हैं, तो ये एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे बनाने थे। और शी जिनपिंग जब से 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया है, तब से देखो एक नई पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो गया है जो कि माओ के टाइम पे हुआ करती थी। डेंग जियाओपिंग ने तो क्या किया, रिफॉर्म्स लेकर के आए। और शुरुआत में जब स्टैब्लिश हुई थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, उस टाइम पर इसके लीडर हुआ करते थे माओ जेडंग, ठीक है, या फिर आप माओ त्से तुंग भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों एक जने के नाम है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो नया पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम शुरू हो जाता है 2018 में और ग्लोबली सेलिब्रेट करने की बात थी, बट वही बात है कोविड-19 ने पानी फेर दिया सारी चीज़ों के ऊपर और अब ये सेलिब्रेशन केवल और केवल चाइना में कन्फाइंड रह गया। तो माओ त्से तुंग ने देखो 1941 में सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये शो कर दिया था कि सारी चीज़ों का जो पावर है वो केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में है और कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड रहेगा वो ही सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, चाहे वो सिविल इश्यूज़ हो चाहे मिलिट्री इश्यूज़ हो, कोई से भी इश्यूज़ आ जाए। तो ऐसे में माओ ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया और ये शुरुआत होती है 1921 में 23 जुलाई को, जब शंघाई फ्रेंच क्वार्टर के अंदर माओ और उसके साथ में जो उसके कलीग्स थे वो और कुछ फॉलोअर्स ने मिलकर के शुरुआत की थी कम्युनिस्ट पार्टी की। बट वो बात ठीक है कि 1921 में ये जो शुरुआत की गई थी उसको फिर बाद में वहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर वहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया। तो लीडर्स थोड़े से डिस्पर्स हो गए थे, दूर दूर भाग गए। पर आप देखोगे फिर माओ का टारगेट हो गया था एक आर्मी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी 1 मिलियन सोल्जर्स की, जिसको आज भी PLA बोला जाता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसमें आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब स्ट्रेंथ हो चुकी थी 10 लाख। आप देखो 1949 में इसी लिबरेशन PLA के बेसिस के ऊपर माओ ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी थी चाइना के अंदर। आप देखोगे वहाँ पर जो कानून चल रहा था पहले वो डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक मैनर में, मोर और लेस डेमोक्रेटिक मैनर में काम किया करते थे। तो जो पहले रूलिंग थी 1949 से पहले जब चाइना कम्युनिस्ट बना, उसके पहले जो रूलिंग थी उनको तो भगा करके और शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, ताइवान में। वो तो ताइवान में जान बचा करके अभी जी रहे हैं। तो ऐसे में पीछे से मेनलैंड चाइना में तो कम्युनिस्ट रूल आ गया और ताइवान में अभी भी डेमोक्रेसी है। तभी तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी अभी कि वन चाइना पॉलिसी क्या आ जाती है। वन चाइना पॉलिसी है, ताइवान तो ये कहता है कि मेनलैंड जो है वो हमारा है और चाइना ये कहता है कि ये ताइवान में जो लोग रह रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के नाम पर अपने आप को सेपरेट कंडक्ट करा रहे हैं, सेपरेटली अपना रूल चला रहे हैं, बोलो वो भी चाइना का ही हिस्सा है। तो ये वन चाइना पॉलिसी है, दोनों तरफ से अपनी अपनी थ्योरीज है। खैर आ जाते हैं फिर से 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पूरी हाथों में अपने ले ली और सारा का सारा पावर अपने हाथों में ले लिया चाइना की इस कम्युनिस्ट पार्टी ने, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे चाइना के अंदर जो भी लीडर्स थे उनका अपॉइंटमेंट, चाहे सिविल इश्यूज़ को देखो, जैसे कि नेशनल रेवोल्यूशनरी आर्मी की बात करें तो उसमें तो लीडरशिप देखो ये हो गई थी चियांग काई शेक। 1927 से 1933 के बीच में ये लगातार एक स्ट्रगल चल रहा था कि कैसे भी करके पावर वीक हो गई थी। 1921 से लेकर के 1940 तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को स्ट्रगल करना पड़ा था।
ठीक है, तो उस स्ट्रगल का ये फेज बताया जा रहा है। फिर 1935 में अल्टीमेटली कोर लीडर कौन, माओ, अपने हाथ में सब कुछ ले चुका था, सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट को हर एक तरीके से अपने हाथ में पावर लेनी शुरू कर दी थी। और इस टाइम पर शुरुआत हो जाती है अथॉरिटेरियन रिजीम की, कि एक अथॉरिटी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इसका एग्जाम्पल देख लो, हिटलर ने भी जर्मनी में पकड़ बना ली थी, इटली में भी बेनिटो मुसोलिनी ने अपने हाथ में पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। इसी तरीके से 1922 में, तो 1922 में मुसोलिनी ने अपने हाथों में ले ली पूरी पावर। और फिर आप देखो सोवियत यूनियन में स्टालिन का रूल आ जाता है। लेनिन ने तो लिबरेट कराया, लिबरेट तो क्या कराया, मतलब वहाँ पर जो सोवियत कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो स्टैब्लिश की, और लेनिन के बाद में वहाँ पर रूल करना शुरू कर देता है स्टालिन, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल डिक्टेटर था। अभी ये देखो इनके नाम के बारे में, जर्मनी का हिटलर, मुसोलिनी, रशिया का ये जो स्टालिन है, भाई इनके बारे में जानने के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी उठा लो, वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसमें पूरी अच्छे से समझाई हुई चीज़ें हैं, ज़रूर पढ़ो उनको, तब आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर जैसे ही सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिन के लीडरशिप के अंडर में आती है, उसी का असर देखने को मिलता है चाइना में। तो चाइना ने मार्क्सिज्म फॉलो नहीं किया है, कम्युनिज्म फॉलो किया है, वो भी स्टालिन वाला, और माओ इसी को फॉलो कर रहे थे। माओ ने कभी भी बोला मार्क्स को पढ़ा ही नहीं। मार्क्स जो कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो 1% या 20% लोग जो हैं, 1 या 20 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओलिगार्की में 20% बोला जाता है, और कैपिटलिज्म में आज हम देखते हैं कि 1% लोगों के पास में टोटल वेल्थ का लगभग 50% से ज़्यादा भी वेल्थ 1% लोगों के पास में। तो 1 और 20% का थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना सर ये 1 और 20 क्या है, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब जो एलिट क्लास है 20% लोगों की, रूल किस पे कर रही है, 80% पे। तो खून पसीने की कमाई, तो खून पसीना तो बाहर रहे हैं बोले 80%, और मजे ले रहे हैं 20%, तो इन 80% को हथियार उठा कर इन 20% को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मार्क्स का ये कहना था, क्योंकि इनके अधिकारों की यहां पर कोई नहीं सोचता है। ओके, तभी आप बात करोगे कि स्टालिन की बात आती है। अब यहां पर मार्क्स ने कोई लीडरशिप की बात नहीं की, और स्टालिन ने क्या कर दिया, अपने हाथ में सारी पावर ले ली सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ऐसे में अपनी जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्टालिन के लॉयलिस्ट थे ना, उनको भी स्टालिन ने मार दिया था। आप देखना 2 मूवीज मेरे कहने पे, एक तो द राइज ऑफ हिटलर और एक स्टालिन, ये 2 मूवीज हैं, हॉलीवुड की है, पुरानी मूवीज हैं, दोनों देख लेना, बड़ी अच्छी हैं, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से इसने अपने साथ के लोगों को बिल्कुल मरवा दिया था, जो भी एक तरीके से डिसेंट दे रहा था। तो यहां पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टालिनिस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, ना कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर आप देखोगे जब तक माओ की डेथ नहीं होती, तो 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आ गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई चाइना में, और 1976 में माओ की जब तक डेथ नहीं होती तब तक सुप्रीम लीडर बना रहता है। चाइना 1 पार्टी सिस्टम में आ जाता है, सारी पावर कॉन्सेंट्रेट कर ली जाती है माओ के द्वारा अपने खुद के हाथों में। मतलब वो ही बात आ गई कोर लीडर की बात, कोर एक बंदा जो मेन डिसाइड करेगा। फिर ये चीज़ रिवर्ट कर दी जाती है डेंग जियाओपिंग के द्वारा 1980s के टाइम पे, कि बिल्कुल भी ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उन्होंने कोर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट हटा करके डिसेंट्रलाइजेशन पे ध्यान दिया डेंग जियाओपिंग ने 1980s और 1990s में। और अब 2018 में शी जिनपिंग आ गए हैं, तो ये भी माओ की जो ट्रेजेक्ट्री थी बोला उसी को कॉपी कर रहे हैं। डेंग जियाओपिंग का हिरा गोल्डन पीरियड माना जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री में, जहां पर रिफॉर्म्स लाए गए थे। चाइना ने वर्ल्ड के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी शुरू कर दी थी। आज इकोनॉमी में, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में, टेक्नोलॉजी में जो आज चाइना प्रोग्रेस कर रहा है ना, आज जो एंजॉय कर रहा है, उसकी वजह है डेंग जियाओपिंग के रिफॉर्मिस्ट जो भी एक्टिविटीज़ थी। आज चाइना के लोगों में अगर वहाँ की पर कैपिटा जीडीपी देखोगे तो $11,000 का जो कॉन्सेप्ट था वो शुरुआत डेंग ने ही किया था कि हाँ ये टारगेट हमें अचीव करना है 1970 के टाइम से ही। और आज के टाइम पे चाइना यूएसए को भी चैलेंज कर रहा है, तो वो रिफॉर्मिस्ट एक्टिविटीज़ थी। माओ जेडांग या माओ त्से-तुंग की जो कुछ भी एक्टिविटीज़ थी उनका इतना ज़्यादा असर नहीं था उस टाइम पे। तो चाइना और इंडिया सेम लेवल पे थे। हमने कल ही देखा था ना कि 1987 में चाइना और इंडिया की इकोनॉमी सेम लेवल पे थी। अब आप देख लो कि पिछले 30 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इतना कुछ अपसाइड डाउन हो गया। 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गई चाइना हमारे से। तो वो क्या थे? रिफॉर्म्स थे। वो रिफॉर्म्स हमें यहाँ पर लाने की ज़रूरत तब जाके होगा। फिर उसके बाद में देखो जापान को भी चैलेंज किया, अमेरिका जैसे को भी सीधा ओपन चैलेंज करना शुरू कर दिया। और आज अपनी खुद की जो एक नेशनलिस्ट अप्रोच है
उसमें लगातार चाइना अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। पर वही है, अब तो शी जिनपिंग एक अकेला पावरफुल कैंडिडेट बन गया 2018 से, जबकि माओ जेडांग ने डिसेंट्रलाइजेशन किया था। डेंग ने जो माओ जेडांग नहीं, डेंग जियाओपिंग ने, डेंग ने लॉयल कम्युनिस्ट था ये एक बंदा जो वाकई में कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता था, जिसने माओ की जो सोवियत स्टाइल जो कलेक्टिवाइजेशन था प्रोग्राम कि हाँ जी सारी जमीन सरकार की है, अब आप काम करो। अब आप एक चीज़ बताओ, जब आप ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तब आएगा आपको समझ में, हाँ ये कलेक्टिवाइजेशन क्या था। इसमें क्या था कि बोले सारे रिसोर्सेज बोले सरकार के हैं और सरकार जो है वो सबके बीच में हिस्सा बांटेगी काम करने पे। अब आप एक चीज़ बताओ, एक बंदा तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है और दूसरा बंदा बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना चाह रहा है, तो दोनों को इस सोवियत स्टाइल कलेक्टिवाइजेशन में क्या होगा, दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये बताओ कि ये जो मेहनत करने वाला है ये क्यों करेगा जी मेहनत। आप एक चीज़ बताओ, ये बोल दिया जाए कि भाई यूपीएससी की एग्जाम आप लोग दे रहे हो, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, बोले प्रीलिम्स और मेंस में तो आपका कैटेगराइजेशन हो जाएगा, बाकी इंटरव्यू के अंदर जो कुछ भी होगा उन सबको हम सीधा ही डाल देंगे। तो फिर इंटरव्यू करवाने की जरूरत क्या आ गई, लोग क्यों मेहनत करेंगे फिर, कि जब एक अच्छा परफॉर्मर है उसको भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं जितना कि पुअर परफॉर्मर है। तो ये चीज़ क्या थी, कलेक्टिवाइजेशन। इस सेगमेंट को खत्म किया गया डेंग जियाओपिंग के द्वारा, क्योंकि रशिया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के पीछे ये कलेक्टिवाइजेशन बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ये बात आ गई अब आपकी एनसीईआरटी की वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स वाली बुक है ना 12th की, उसको पढ़ो, समझ गए। फिर देखो कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम के ऊपर भी माओ त्से-तुंग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की थी कि कैसे भी करके चाइनीज़ जो कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, बट वही चीज़ है उसको डेंग जियाओपिंग ने कैंसिल कर दिया कि बिल्कुल भी ये कल्चरल रेवोल्यूशन है ये हमारे लिए डेट्रीमेंटल है, नुकसानदेह है। स्टालिन की डेथ हो जाती है 1953 में और उसके बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं क्रुश्चेव, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव नाम था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये नाम भी आता है। तो उन्होंने भी जो स्टालिन ने जितने कदम उठाए थे सारी पावर सेंट्रलाइजेशन उसको हटा दिया, बोले कि ऐसा हमें करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें तो एक लिबरल वे के अंदर काम करना पड़ेगा। तो डेंग का जो लिबरल एटीट्यूड था वो का वो रेप्लिकेट होना शुरू हो गया था निकिता क्रुश्चेव के टाइम पे, रशिया में भी यूएसएसआर में भी। माओ की लेगेसी देखो लगातार बनी रही और आज भी शी जिनपिंग जो है वो लगातार इसी रिवाइवल के ऊपर पुश कर रहे हैं कि हाँ एक कोर पावर होनी चाहिए, कोर बंदा होना चाहिए, जो कुछ कह दे वो सारा फिर करना ही पड़ेगा। जबकि डेंग ने क्या किया था, डिफरेंट लीडर्स को अपॉइंट कर दिया, जिसमें 2 लीडर थे, एक तो हु याओबिंग, ठीक है, हु याओबिंग जिनका काम क्या था पार्टी अफेयर्स को देखना, एक थे जाओ जियांग, इनका काम क्या था कि गवर्नमेंट अफेयर्स को देखना। तो पार्टी और गवर्नमेंट दोनों को सेपरेट कर दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, पार्टी जो चाहेगी वो सरकार करे ये जरूरी नहीं है, सरकार तो क्या करेगी, लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रख करके काम करेगी, ठीक है। बट शी जिनपिंग ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया जो माओ त्से-तुंग ने किया था। चाइनीज़ नेशन का मतलब देखो, आप हमेशा ध्यान रखना वहाँ के लोग होते हैं ना कि कोई टेरिटरी। अब आज का टाइम ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यूबिक्विटस है, चारों तरफ इतना फैल चुकी है कि वहाँ पर अभी मेंबरशिप है 92 मिलियन मेंबरशिप है इस पार्टी की, 92 मिलियन, बहुत बड़ा फिगर अपने आप में। और ये वर्ल्ड की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि 100 सालों से लगातार चलती आ रही, नहीं तो पार्टियां इतनी बुरे तरीके से भी कॉलेप्स हो गई और ये स्ट्रॉन्ग होती चली आ रही है। तो 2017 में देखो पार्टी की सुप्रीमेसी रिस्टोर कर दी जाती है। गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, सोसाइटी हो, स्कूल हो, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, हर चीज़ को लीड करेगी पार्टी। पार्टी का मतलब अब कौन है, शी जिनपिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है। इसको बोला जाता है एक तरीके की शियाओकिंग सोसाइटी। शियाओकिंग सोसाइटी का मतलब होता है मॉडरेटली वेल ऑफ सोसाइटी, कि जहां पर कोई भी बंदा एकदम एक्सट्रीम पैसे वाला ना बने। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी ना कि वहां पर अली बाबा के जो फाउंडर है जैक मा, वो मिसिंग थे कुछ दिनों तक, ठीक है। तो वो चीज़ क्या थी, उन्होंने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए थे क्योंकि वो थोड़ा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि हाँ जी पैसे वाले बन गए, तो अब अली बाबा जैसी बड़ी कंपनी अगर प्रोग्रेस करती है तो उसमें उसका फाउंडर है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट तो दे ही देगा कि भाई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। तो उसको एकदम बिल्कुल कहते हैं ना धर लिया साइड में, ठीक है। कई दिनों तक पता ही नहीं पड़ा जैक मा कहाँ पर है। अब जाकर के जैक मा फिर से थोड़ा सा रीसरफेस होना शुरू हुए हैं। तो ऐसे में चाइना में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, शियाओकिंग सोसाइटी, कि मॉडरेटली वेल ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग एकदम गरीबी में जी रहे हैं या सब लोग बहुत पैसे वाले हैं। वही बात $11,000 पर कैपिटा इनकम के हिसाब से टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो बोलो उसको अचीव करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं।
दूसरी, अगर इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करें, चाहे वो मिलिट्री हो, स्पेस हो, साइबर हो, चाहे इकोनॉमी हो, या फिर आज क्लाइमेट प्रोटेक्शन के इवेंट्स हो, उनमें भी देखो है काम कोशिश कर रहा है, चाइना अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। बट सबसे बड़ी जो इशू है वो क्या आ जाती है कि आप सब बढ़िया कर रहे हो पर पावर सेंट्रलाइजेशन बड़ी मुश्किल का कारण बन जाती है। आज शी की बात करें तो देखो इनसिक्योरिटी बड़ी है इस इंसान के दिमाग के अंदर। वजह क्या है, जब एक आदमी अपने हाथ में पूरी पावर ले लेता है ना, तो इस इंसान को हमेशा डर लगा ही रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बात ही आ जाती है, रेफरेंस आ जाता है कि जिस तरीके से खोर्शचेव ने ट्रेचरी अपनाई, ट्रेचरी का मतलब एक इस तरीके की चाल साजी करी निकिता खोर्शचेव ने, जिसके चलते स्टालिन का जितना कुछ भी था किया हुआ उन सारे चीज़ों को रिफॉर्म में ला दिया था, चेंज करना शुरू कर दिया था। वही चीज़ डेंग जियाओपिंग ने भी की थी। पर अभी की सिचुएशन अगर देखें तो अभी ये है कि जो 100 साल का सेलिब्रेशन है उस टाइम में डेंग ने जो कुछ भी किया था, रिफॉर्म्स लाए थे, उन रिफॉर्म्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि ये डार्केस्ट आवर्स हैं जो शायद आ चुके हैं चाइना के यहाँ पर। तो बात वही है, माओ, डेंग एंड शी। डेंग ने रिफॉर्म किया, अब माओ को फॉलो किया जा रहा है शी के द्वारा। ठीक है, ये है सारा मुद्दा जिसको हमने देखा चाइना का। अब हमारा जो जीएस पेपर 2 है उसमें भी देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजीज को कॉन्सेप्ट कंपेयर करने का रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कंपैशन एंड कॉशन। देखो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि हालत ख़राब कर दी इस बीमारी ने, बहुत ही पेक्युलर डिजास्टर रहा ये, एक्सट्रीम स्प्रेड चलता रहा और इसके चलते कितने लोगों की डेथ हो गई। तो 2 जजेस की बेंच ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप मतलब सरकार, और पर्टिकुलरली बात की जाए नेशनल डिजास्टर, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, जिसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश होती है, बोला आपको गाइडलाइंस फ्रेमवर्क फिक्स करनी ज़रूरी है जिससे कि जिन लोगों की डेथ हुई है इस वायरस के चलते उनके डिपेंडेंट्स को आप कंपनसेट कर सको, उनको भुगतान कर सको उनका हर जाने का। देखो ये बात ठीक है कि इस बीमारी ने जितना कुछ भी अभी एक तरीके से माहौल बिगाड़ा है ना, वो एक अनप्रेसिडेंटेड मैनर में था। पर सरकार ने भी एक चीज़ बड़ी यहाँ पर एडिटर के अकॉर्डिंग जल्दबाजी में कर दी या सोच समझ के नहीं की, वो ये कि इस बीमारी को इन्होंने एक नोटिफाइड डिजास्टर के तौर पे कंसिडर कर लिया इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। अब नोटिफाइड डिजास्टर अगर आपने कंसिडर कर लिया इस एक्ट के तहत, तो फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है, सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे ये ऑब्लिगेशन आ जाती है कि जिन लोगों की भी डेथ हुई है, जो कि सोल ब्रेड अर्नर भी थे, मतलब अपने घर के लिए एक अकेले हाथ थे जो कमा करके लेकर के आते थे, या फिर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे, उन लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो वहाँ पर एनडीएमए की ड्यूटी बन जाती है कि वो कॉम्पनसेशन दे उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने नियर एंड डियर्स को खोया है। तो ये एक जो कदम था, ये देखो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हैं, जिसमें हम डीपीएसपी में मेनली देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें ये बताया जाता है कि स्टेट जो है वो वेलफेयर का काम करेगा पूरी कम्युनिटी के लिए। ऐसे में पावर सेपरेशन का भी ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइड तो कर दिया, डायरेक्ट तो कर दिया कि हाँ जी आप काम करो, कॉम्पनसेशन दो लोगों को, पर यह नहीं बोला कि कितना रुपया दो, मतलब एक डायरेक्शन दे दी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या एनडीएमए है वो डिसाइड करेगी कि कितने रुपए देने चाहिए। अब देखो ये जो एक्ट है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, इसमें सेक्शन 12 है, वो कहता है कि आप कॉम्पनसेट करोगे, हेल्प करोगे जो भी लोग इससे कोई भी कैटास्ट्रॉफ या मिस हैपनिंग के चलते परेशान हो गए या उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। पर पॉइंट यहाँ पर क्या, सरकार क्या बोलती है कि हम कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते, क्योंकि डिमांड तो जो पिटिशनर था ना उसने ये की थी कि 4 लाख रुपए दो एक फैमिली को, हर एक इंडिविजुअल के लिए। पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक तो ये डिजास्टर है वो कोई इंस्टेंट नहीं है, कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं है, ये तो लंबे समय तक चलेगी, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। और रही सही में इस बीमारी के साथ में तो वैक्सीनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दूसरी इस वायरस के साथ में जीने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, जैसे और दूसरे वायरसेस हैं और जो बीमारियां उनके साथ में हमने रहने की आदत डाल दी। दैट मीन्स कि आप इस कैटास्ट्रॉफ को दूसरे कैटास्ट्रॉफ जैसे सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इनके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। जबकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो आया कब था, जब 2004 की जो सुनामी आई थी उसके बाद में, समझ गए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या सिचुएशन बन जाती है कि आपने
बिना सोचे समझे इसको नोटिफाइड डिजास्टर कंसिडर कर दिया, जबकि आपको इस पेंडेमिक को लेते हुए ही सही से टैकल करना था। जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव करनी है, जो भी आपको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है, या कोई और तरीके से कॉम्पनसेशन देना है, तो ऐसे में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आता, नंबर 1। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि ये जो एक बार पेंडेमिक को आपने नोटिफाइड डिजास्टर कंसिडर कर दिया, तो हमारे यहाँ तो पता नहीं कितनी बीमारियां ऑलरेडी चल रही हैं, तो उनको भी आप फिर डिजास्टर ही कंसिडर करनी शुरू कर दोगे तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सरकार के ऊपर कितना लोड पड़ जाएगा। हेल्थ क्राइसिस तो है ही, अब पैसे ओढ़ दो फिर उसके डेथ के बाद में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट या मिस एडमिनिस्ट्रेशन हम इसको कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे ये काम किया गया। वो बात ठीक है कि फैमिलीज़ ने अपने खुद के नियर डियर्स को खोया है, जिसके चलते इमोशनली भी वो परेशान हुए हैं, तो इकोनॉमिकली भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा घात पहुंचा है। तो हेल्प तो करनी ज़रूरी है, पर आपको सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। आप लोकल गवर्नमेंट्स को क्यों ना आप एक तरीके से ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करने देते हो कि हाँ जी, लोकल गवर्नमेंट जो है वो साथ मिल अपने हिसाब से वहाँ पर जो वेलफेयर का काम किया जा सके उनको आप एम्पावर करो, या फिर जो एक्सपीरियंस है लोकल अथॉरिटीज़ के एक दूसरे के साथ में, वो एक्सचेंज कराने के लिए आप एनकरेज करो, जिससे कि एक जगह पे एक गांव में पता पड़ता है एक ही केस नहीं आया कोविड का, और दूसरी तरफ एक गांव है वहाँ पर 17 जने मर रहे हैं। तो बोला इन दोनों के बीच में अगर सही से कम्युनिकेशन हो जाए प्रॉपरली कि हाँ हमने ये प्रैक्टिस फॉलो की थी, तो इसके चलते हमारे यहाँ पर डेथ्स कम हुई है, तो उसका फ़ायदा दूसरे गाँव को मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ बताई जा रही है। तो देखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये जो गाइडलाइंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये देखो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा सा डाउन करने का एक कदम है, उसको और मॉडरेटली समझने की ज़रूरत है। और तो देखो इधर ये रिलीजन से रिलेटेड है, प्रताप भानु मेहता जी का लिखा हुआ आर्टिकल। इस आर्टिकल में देखो प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा स्टडी की गई, सर्वे किया गया था 30,000 इंडिविजुअल्स पे। तो इन्होंने देखो हमारे यहाँ पर रिलीजन को लेकर के क्या माहौल बना हुआ है उससे रिलेटेड बताया हुआ है कि आज रिलीजियस कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हो गया है। कंट्री में अभी तक भी हम देखते रहे कम्युनल वायलेंस होते रहते हैं, कभी धर्म के नाम पे कितना आगे कितना पीछे हम होते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। बट यहाँ पर जो आउटकम यहाँ पर आया वो कुछ ऐसा था कि रिलीजियोसिटी तो देखो इंक्रीज हुई है, धर्म के नाम पर जो विश्वास रखना, ठीक है, वो तो देखो लगातार बढ़ी है, पर आप देखो कि डिग्री ऑफ रिलीजियोसिटी जो है वो एजुकेशन और क्लास के साथ में डिक्लाइन नहीं हो रही। समझ रहे हो कि एजुकेशन भी बढ़ रही है, क्लास लेवल जो है वो भी अपग्रेड होता चला जा रहा है, पैसे वाले हो रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी रिलीजियोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है। एक तो ये आउटकम है। दूसरा ये कि जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है ना कि एक रिलीजन को आप कैसे देखते हो, ठीक है, तो वो चेंज वहाँ पर भी सारे ग्रुप्स, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे हिंदूज हो, सब लोग अपने अपने प्रोस्पेक्ट में अपने अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये भी कहते हैं कि हमारे रिलीजन में दूसरे धर्मों के लिए भी रिस्पेक्ट है। जैसे कि 80% हिंदूज तो बोलते हैं कि हाँ जी दूसरे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, 79 मुस्लिम्स भी बोलते हैं 100 में से कि हाँ जी दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें बताई हुई है। तो इस आर्टिकल में मेन तो अब डेटा ही डेटा है, अलग अलग चीज़ों के बारे में। कॉम्प्लिकेशन बोले तब बढ़ जाती है जब रिलीजियस सेंसिबिलिटी जो है वो तो सिमिलर चल रही है, बट फिर बात आ जाती है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस को अलाउ करते हैं, तो बोले 70% हिंदू और 70% मुस्लिम्स जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं इंटर रिलीजियस मैरिजेस को, चाहे वो अपनी तरफ से मैन हो या वुमेन हो, इनको अवॉइड करते हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसीज भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जैन्स हैं, वो लगभग 61% जैन्स ने ये कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे पड़ोस के अंदर क्रिश्चियन, सिख या मुस्लिम्स यहाँ पर आकर के रहे, ये इनका कहना है। इंटर रिलीजियस कन्वर्जन की बात करें तो ये बहुत ही कम है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। फिर इसके अलावा सेगमेंटेशन जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इंटर मैरिज, चाहे कास्ट की बात करो चाहे रिलीजन की बात करो, इनमें देखो कास्ट वाले लेवल पे तो ज़्यादा इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बोले जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है तो इंटर कास्ट मैरिजेस को अलाउ किया जा रहा है, पर रिलीजन के बेसिस पे बात करें तो वो अभी भी अटका पड़ा है। 70% हमने अभी देखा। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन वो लगातार बनता चला जा रहा है, चाहे वो कास्ट बेसिस पे देखो, SC/ST के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर OBCs पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बोला डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कास्ट वाला सिस्टम कोई हिंदूज़ में ही नहीं है, मुस्लिम्स में भी ये कास्ट सिस्टम चलता है, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है।
ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये मेन चीज़ें बताई है। बोला पिक्चर ऐसी है कि रिलीजियोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, पर एक चीज़ है कि कभी भी और मानना भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, और बहुत सारे हिंदू हैं वो ये सोचते हैं कि मुस्लिम्स के साथ में अत्याचार हो रहा है। ऐसी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है, रिसर्च में निकल के आया है। बट पॉइंट ये है कि अगर कहीं पर भी दंगे हो गए, राइट्स अगर हो गए ना, उसके बाद में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट आना, वो एक स्कोप हमेशा बना रहता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ इस आर्टिकल में बताई हुई है। इधर नीचे वाले आर्टिकल में ब्रेकिंग द चेन, इस आर्टिकल में देखो जो मेन मैटर है वो तो हमने बार बार डिस्कस कर लिया है। केरला में जो सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है, केरला डेवलपमेंट में बहुत आगे है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद डाउरी से रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन में भी और हर एक लेवल में। सोसाइटी में जो जेंडर, ये जो ना डिसएग्रीगेटेड मैनर में काम किया जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेंसिटाइज करो, ये चीज़ें बता दी। और बताया जा रहा है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक इनोवेटिव आइडिया यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आप पंचायतों को क्यों ना अलाउ कर देते हो। इससे क्या, आज हमारे यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतें हैं, तो उन 2.5 लाख पंचायतों को आप अलाउ करो कि हाँ जी मैरिज से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन आप कर लो। तो जब शादी से रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मुद्दे को फिर बाद में, जैसे डॉवरी रिलेटेड या फिर कहीं पर भी कोई भी जो आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस के चलते कोई इशू आ रहा है, तो उसको टैकल करने में परेशानियाँ नहीं आएगी। तो ये कुछ आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो डिस्कशन में इतने आर्टिकल्स थे, देख लिया हमने। थैंक यू।